प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है पदबंध। पदबंध की यदि परिभाषा की बात करूं, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई के लिए कार्य करते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे बराबर के कमरे में रहने वाला व्यक्ति चला गया, बजाय ये कहने के कि राम चला गया, यहाँ अनेक पद मिलकर संज्ञा के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। प्यारे बच्चों, पदबंध की परिभाषा देखिए। पदबंध पदों का बंधन। अरे बच्चों, पदबंध और इसके भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण करने से पहले आपको पद किसे कहते हैं इस बात का पता होना चाहिए। पद की परिभाषा की अगर बात करूं, जब किसी शब्द को वाक्य का अंग बना दिया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे राम एक शब्द है, जब राम शब्द को वाक्य का अंग बना दिया जाता है, अर्थात राम खेलता है, राम पढ़ता है, राम मेरा सच्चा मित्र है, तो राम शब्द पद बन जाता है। जब किसी शब्द को वाक्य का अंग बना दिया जाता है तो उसे पद कहते हैं। पदबंध पदों का बंधन, अर्थात पदों का बंध जाना, पदों का समूह के रूप में प्रयोग होना पदबंध कहलाता है। इसकी सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखिए। पदबंध किसे कहते हैं? प्रश्न आता है, पदबंध किसे कहते हैं? अब परिभाषा देखिए। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी व्याकरणिक इकाई के लिए कार्य करें। देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई के लिए कार्य करें, उससे पदबंध कहते हैं। जैसे परिभाषा देखिए। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई के लिए कार्य करें, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे एकाग्रचित्त से अध्ययन करने वाले छात्र अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं, या 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सुग्रीव बहुत बुद्धिमान है। जैसे 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सुग्रीव बहुत बुद्धिमान है। बच्चों, काम यहां तक भी चल सकता था कि सुग्रीव बहुत बुद्धिमान है, ये एक साधारण वाक्य हो गया। सुग्रीव बहुत बुद्धिमान है, लेकिन पदबंध विशेषताओं को बताता है। यहां इसके बारे में सुग्रीव तक
8वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सुग्रीव नाम आ गया। इसका मतलब यहाँ संज्ञा पदबंध है। मेहनत करने वाला छात्र, मेहनत करने वाला छात्र अवश्य ही पास हो जाएगा। और देखिए, पवन पुत्र हनुमान ने, पवन पुत्र हनुमान ने लंका में आग लगा दी। इसी प्रकार मेरे बराबर के कमरे में रहने वाला व्यक्ति कल चला गया। अगर साधारण वाक्य की बात करूं, जो व्यक्ति चला गया उसका नाम मानो राम है। बात साधारण सी है कि राम चला गया, लेकिन पदबंध जब बनाया जाता है तो उसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। मेरे बराबर के कमरे में रहने वाला व्यक्ति, यह वाला तक पदबंध बनता है। यह था पदबंध और इसकी परिभाषा। यदि संक्षेप में पदबंध की बात करूं तो पदों के सार्थक समूह को पदबंध कहते हैं। पदों के सार्थक समूह को पदबंध कहते हैं। या जब एक से अधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई के लिए कार्य करें उसे पदबंध कहते हैं। जैसे 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सुग्रीव बहुत बुद्धिमान है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध छांटकर उनका नाम लिखिए। अब इस वाक्य में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला, एक तो यहां तक बन गया और एक छात्र यहां तक बन गया। ये हम इनके भेदों में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम पदबंध की सबसे सरल और सटीक परिभाषा सीखने के बाद पदबंध के प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में पदबंध के प्रकार, प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेदों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला भेद है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध परिभाषा बिल्कुल ऐसी सटीक और सरल बताई गई है। वही परिभाषा आप 5 के 5 प्रकारों में भेदों में प्रयोग कर सकते हैं। केवल नाम ही आपको बदलना है। संज्ञा पदबंध की परिभाषा देखिए। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा के लिए कार्य करें, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा के लिए कार्य करें उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे परिभाषा देखिए, जैसे पदबंध की परिभाषा थी, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई के लिए, वो व्याकरणिक इकाई जब संज्ञा हो तो संज्ञा पदबंध, जब सर्वनाम हो तो सर्वनाम पदबंध, जब विशेषण हो तो विशेषण पदबंध, जब क्रिया हो क्रिया विशेषण, और जब अव्यय हो अव्यय पदबंध। बच्चों, संज्ञा पदबंध देखिए, जब
एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा के लिए कार्य करें उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे यूरोप से आए प्रतिनिधियों को अशोका होटल में ठहराया गया। जैसे यूरोप से आए प्रतिनिधियों को अशोका होटल में ठहराया गया। अब हमने इसमें से संज्ञा पदबंध देखना है। अब जो प्रतिनिधि कहां से आए, यूरोप से आए प्रतिनिधि, यहां तक का यूरोप से आए प्रतिनिधि, ये संज्ञा पदबंध है। कहां ठहराया गया? अशोका होटल में ठहराया गया। आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमारे घर के सभी सदस्य कल चलचित्र देखने जा रहे हैं। हमारे घर के सभी सदस्य, यहां तक हमारे घर के सभी सदस्य कल चलचित्र देखने जा रहे हैं। और देखिए मेरे साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी अच्छे अंक लेकर पास हो गया। अब संज्ञा पदबंध सीखने से पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय की परिभाषा अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। तभी आप इन वाक्यों में से पदबंध चुन सकते हैं, पदबंध छांट सकते हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली में अमीर गरीब सब लोग रहते हैं। हमने चुनना है हमारे देश की राजधानी दिल्ली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी, यहां तक का। ये थे संज्ञा पदबंध के उदाहरण और संज्ञा पदबंध की सबसे सरल और सटीक परिभाषा। आशा है आपको समझ में आई होगी। आप नियमित रूप से अभ्यास यदि करेंगे तो आपको फिर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आप लगातार अभ्यास करते रहें, लगातार संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ बने रहें। आप वीडियो को यदि आरंभ से लेकर अंत तक देखेंगे, फिर आपको पदबंध का पाठ समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2, सर्वनाम पदबंध परिभाषा उसी अंदाज में, जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम के लिए कार्य करें। जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम के लिए कार्य करें उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे शेर की तरह
चुप क्यों हो। बच्चों, सर्वनाम पदबंध सीखने से पहले आपको सर्वनाम की परिभाषा आनी चाहिए, जो कि मैंने सर्वनाम के जो वीडियो सर्वनाम और उसके भेदों का जो वीडियो बनाया है उसमें आपको मिल जाएगी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और इसका जो प्रमुख सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाती है का पता चलता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको इन वाक्यों में सर्वनाम ढूंढना है। जहां सर्वनाम मिलेगा, सर्वनाम और सर्वनाम के बारे में बताया जाएगा, वो सर्वनाम पदबंध होता है। अब इस वाक्य में शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, ये तुम सर्वनाम है। अब तुम तक के जितने शब्द हैं, शब्दों का जो समूह है, वो सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आता है। यदि इस वाक्य में आपको सर्वनाम पदबंध छांटना हो तो पूरे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, यहां तक सर्वनाम पदबंध है। आज चुप क्यों हो। जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम के लिए कार्य करें उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। और उदाहरण देखिए इसके सर्वनाम पदबंध के, जैसे सोच समझकर काम करने वाला वह गलती नहीं करेगा। सोच समझ कर कार्य करने वाला वह गलती नहीं करेगा। अरे तो इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढिए कि सोच समझकर कार्य करने वाला वह गलती नहीं करेगा। इस वाक्य में वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में जितना इसके बारे में बताया गया है वो सारा का सारा सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आता है। सो आपको चुनना है वाक्य में से सोच समझकर कार्य करने वाला वह तक अंडरलाइन कर देना है और इसका नाम लिख देना है सर्वनाम पदबंध। इसके बाद बाहर से आए हुए छात्रों में कुछ मांसाहारी हैं। बाहर से आए हुए छात्रों में से कुछ मांसाहारी हैं। अब आप इस वाक्य में सर्वनाम छांटिए। एक सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी बात का पूर्ण निश्चय हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हमारा विद्यालय है, जैसे आज रविवार है, जैसे हमारे देश की राजधानी का नाम दिल्ली है। बिल्कुल निश्चय रूप से, निश्चित रूप से अर्थ को प्रकट करने वाला सर्वनाम है यह, इसलिए इसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी बात का पूर्ण निश्चय न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। बाहर से आए हुए छात्रों में से कुछ, यहां तक। ये आपका सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। इसके अलावा और उदाहरण देखिए, दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले, दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले तुम वास्तव में महान हो। दीन
जहाँ तक सर्वनाम पदबंध है, प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि पदबंध का यह दूसरा भेद, सर्वनाम पदबंध, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे विशेषण पदबंध। पदबंध का तीसरा भेद, विशेषण पदबंध। इसके लिए आपको विशेषण की परिभाषा आनी चाहिए, तभी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, सुंदर बालक, सफेद गाय आदि। मेरे बच्चों, विशेषण पदबंध की यदि परिभाषा की बात करूं तो जब एक से अधिक, बच्चों यदि आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको वीडियो देखते देखते ही परिभाषाएं याद हो जाएंगी, उदाहरण भी याद हो जाएंगे। बस आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जब एक से अधिक पद मिलकर, जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण के लिए कार्य करें, जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण के लिए कार्य करें उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे परिभाषा देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण के लिए कार्य करें उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे इमारत बनाने के काम आने वाला सामान, जैसे इमारत बनाने के काम आने वाला सामान बहुत महंगा हो गया है। अरे बच्चों, इस वाक्य में देखिए, जो सामान है वो संज्ञा है। अब इस सामान की विशेषता क्या है? इमारत बनाने के काम आने वाला। इसकी सीधी सी पहचान है, जहां तक आपको वाक्य में वाला, वाले, वाली दिखाई दे, वहां तक के समूह को, वहां तक के शब्द समूह को अंडरलाइन कर देना है और वो बन जाएगा विशेषण पदबंध। इसी प्रकार और देखिए, विदेशों में रहने वाले लोगों में भारत दर्शन की इच्छा रहती है। विदेशों में रहने वाले लोगों में भारत दर्शन की इच्छा रहती है। इस वाक्य में जो लोग हैं संज्ञा, अब उन लोगों की विशेषता क्या है? विदेशों में रहने वाले। कौन से लोग? विदेशों में रहने वाले लोगों में भारत दर्शन की इच्छा रहती है। इसी प्रकार घर से भागा हुआ लड़का, घर से भागा हुआ लड़का आज घर लौट आया। इस वाक्य में जो लड़का है वो संज्ञा है। अब इस लड़के की विशेषता क्या थी? घर से भागा हुआ
यहाँ तक विशेषण पदबंध। या मेरे साथ खेलने वाले रमन का भारत की टीम में चयन हो गया। सीधी सी बात है, अगर साधारण वाक्य में यह बात बतानी होती तो रमन का भारत की टीम में चयन हो गया, लेकिन इसका पदबंध कैसे बनाया है? मेरे साथ खेलने वाले। जो रमन है, रमन कौन सा रमन? उस रमन की विशेषता क्या है? मेरे साथ खेलने वाले। यहां तक विशेषण पदबंध बन जाता है। इसके अलावा और उदाहरण देखिए, मेरे बराबर के कमरे में, मेरे बराबर के कमरे में रहने वाला व्यक्ति कल अपने गांव चला गया। अब इसका नाम होता मान लो राम। राम तो अपने गांव चला गया, लेकिन वो एक साधारण वाक्य होता। यहां बात है पदबंध की। पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर, अर्थात सार्थक शब्दों का समूह जब किसी एक व्याकरणिक इकाई के लिए कार्य करे, उसे पदबंध कहते हैं। इस व्यक्ति था जो एक कल चला गया, उसकी विशेषता क्या है? मेरे बराबर के कमरे में रहने वाला, वाला, वाले, वाली, इस व्यक्ति की विशेषता। यहां तक का विशेषण पदबंध का उदाहरण है। इसके बाद हमारा आज का चौथा पदबंध है क्रिया पदबंध। प्यारे बच्चों, पदबंध समझने के लिए आपको उन पदों की परिभाषा उदाहरणों सहित आनी चाहिए। जब इनकी परिभाषा आपको आएगी पदों की, फिर आपको पदबंध समझने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध के बाद हम पढ़ेंगे क्रिया पदबंध। प्यारे बच्चों, क्रिया पदबंध की यदि परिभाषा की बात करूं, बिल्कुल मिलती जुलती एक परिभाषा आप याद कर लेना, और उसके बाद जिसकी परिभाषा पूछी जाए उसी का नाम वहां रख देना है। देखिए, पहली तीन परिभाषाओं से बिल्कुल मिलती जुलती। जब एक से अधिक, याद हो ही गई होगी परिभाषा आपको, अगर आपका ध्यान यहां था। जब एक से अधिक पद मिलकर, इसके लिए कार्य करें क्रिया। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के लिए कार्य करें, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। जैसे साधारण वाक्य अगर होता तो कहा जाता बच्चा सो गया, लेकिन यहां बच्चा दूध पीकर सो गया। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रातः उद्घाटन में घूमने आया करते थे। आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते, आजकल बच्चे गाना सुनते
सुनते पढ़ते हैं, या वह पढ़ते पढ़ते सो गया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। बच्चा गाना सुनते सुनते पढ़ता है, या बच्चा दूध पीकर सो गया, या मैं सुबह सुबह सैर करने चला जाता हूँ। सैर करने चला जाता हूँ, या हॉकी के खिलाड़ी को खेलते खेलते चोट लग गई। ये था आपका क्रियापद बंध। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के लिए कार्य करें उसे क्रियापद बंध कहते हैं। बच्चा दूध पीकर सो गया, या आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, या मैं सुबह सैर करने चला जाता हूँ। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पदबंध के 4 भेद। आशा है आपको समझ भी आए होंगे। आज का हमारा अंतिम और 5वां भेद है अव्यय पद। अव्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च होना, अव्यय खर्च ना होना। ऐसे शब्द अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहा जाता है जिनके ऊपर लिंग, वचन, क्रिया, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों रहते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करिए। अव्यय पदबंध। अव्यय पदबंध का नाम सुनते ही आपको इतनी अच्छी प्रकार से पदबंध की और उसके भेदों की, अव्यय से पहले 4 भेदों की इतनी सरल और सटीक परिभाषा बता दी गई है कि आपको अव्यय पदबंध नाम सुनते ही अव्यय की परिभाषा समझ में आई होगी। आप उसको बगैर बताए भी लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं। अव्यय पदबंध, फिर तो बिल्कुल आप गुनगुना रहे हैं परिभाषा को, मुझे ऐसा लग रहा है। अव्यय पदबंध जब एक से अधिक पद मिलकर अव्यय के लिए कार्य करें। अव्यय के लिए कार्य करें, उसे या उस शब्द समूह को अव्यय पदबंध कहते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर अव्यय के लिए कार्य करें उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये आपको अव्यय शब्द वाक्य में ढूंढने हैं और इस अव्यय शब्द से पहले तक के जितने पद हैं उनको अंडरलाइन कर देना है, वो हो जाएगा अव्यय पदबंध। इस वाक्य में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अव्यय पदबंध है। भारत एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। दूसरा वाक्य देखिए, वह पहले से बहुत धीरे बोला।
वाक्य में अवयव छांटिए धीरे। मैं धीरे धीरे चला, वह धीरे धीरे चला, वह धीरे धीरे चली, वे धीरे धीरे चलते हैं। मेरे बच्चों, अवयव जो शब्द होते हैं उनके ऊपर लिंग वचन कारक काल क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हर हाल में, हर वाक्य में, हर लिंग वचन के साथ ज्यों के त्यों रहते हैं। और ये धीरे शब्द जहां आ गया वहां तक का वाक्य, वहां तक का शब्द समूह आपका अव्यय पदबंध है। वह पहले से बहुत धीरे, अंडरलाइन करो और नाम लिखो अव्यय पदबंध। प्यारे बच्चों, ये था आज का पाठ, पदबंध और उसके 5 महत्वपूर्ण भेद, जिनमें क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का पाठ आपको उदाहरणों के साथ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण करता है। ऐसी परिभाषाएं आपके लिए तैयार की जाती हैं जो अन्यत्र मिलना इतना आसान नहीं है। प्यारे बच्चों, यदि आज का पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप अब तक संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नहीं जुड़े हैं तो आज ही अभी हिंदी व्याकरण, संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब अवश्य करें। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।